नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में द गजनवीड इन्वेजन ऑफ इंडिया, जो कि हम लोगों का दूसरा टॉपिक था, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 3 पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट में मोहम्मद गजनी के बारे में बताया गया, फिर दूसरा पार्ट में मोहम्मद गौरी के बारे में, और तीसरा पार्ट में हम लोग अल बरूनी के बारे में चर्चा की। अब इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसको हम टेलीग्राम चैनल में भेज भी दिए थे। उम्मीद करते हैं आप में से कई लोग इसको बनाने का प्रयास भी कर रहे होंगे। तो इसी में से एक प्रश्न लिया है जो कि यूपीएससी 2019 में ये पूछा गया है, तो इसको आज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो कभी भी कोई भी प्रश्न का आंसर हम लोग करते हैं, प्रश्नों का जब उत्तर लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सारा चीज हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग केवल और केवल उसी बात को अब तो रिपीट करेंगे नहीं, तो केवल यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न का क्या डिमांड है और इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए, सब कोई का आंसर राइटिंग का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है आपको लगेगा कि जो चीज यहाँ पे हम कुछ चीज लिखेंगे वो चीज को यहाँ पे नहीं लिखा जाना चाहिए, या हो सकता है कि कुछ चीज और यहाँ पे ऐड किया जाना चाहिए, या लिखने का तरीका हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट होगा। तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं, या टेलीग्राम में जैसा कि बोला गया आप लिख के भेज सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम लिखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखिएगा तो आपको तो लगेगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब लिखने बैठिएगा ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने लग जाता है। और अल्टीमेटली आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटे जाके लिखना ही है। तो आप कितना जानते हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, आप चीजों को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो मायने रखता है। तो चीजों को लिखने का प्रयास कीजिए, केवल सजेशन देने से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न का क्या डिमांड है, क्योंकि प्रश्न को तोड़ तोड़ के जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक उसका डिमांड नहीं पता चलेगा। तो एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर इसको तोड़ के देखते हैं कि इसका डिमांड क्या है, और उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग का प्रयास करेंगे और सिनॉप्सिस भी आपको बताएंगे कि कैसे 700 से 800 शब्दों का ये जो आंसर है उसका पहले सिनॉप्सिस बनाया जाना चाहिए, जो कि पहले भी हम लोग आपको बताए थे पहले पार्ट में। तो इस तरह से सिनॉप्सिस को पहले बनाएंगे और उसके बाद इसका आंसर राइटिंग करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर इसको तोड़ेंगे। आंतरिक कलह एवं संघर्ष में लिप्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले भारत पर आक्रमण करना गौरी को पर्याप्त निमंत्रण था। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको तोड़ के अगर हम पढ़ते तो यहाँ पे है ना, भारत के बारे में बात किया जा रहा है। अब भारत का ही किस तरह का यहाँ पे बात किया जा रहा है, भारत का आंतरिक मामला। आंतरिक मामला में क्या था, कलह था यहाँ पे बोल रहा है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा जो पढ़े उसके संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास करें, तो यहाँ ये कहना चाह रहा होगा कि भारत में जो छोटे छोटे सामंती राजा थे जो कि शासन यहाँ पे कर रहे थे, उनके बीच आपसी मतभेद, कलह कब होता है, जब आपका मत दूसरे राजा के मत से नहीं मिलेगा, या आपका विचार जो है दूसरे के विचार से नहीं मिलेगा, तो आपसी कलह हम कर देते हैं, हो जाता है। और ये कलह या मतभेद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इन दोनों के बीच, या है ना, इन सब के बीच क्या हो जाएगा, संघर्ष होने लगेगा, यानी युद्ध हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो होता है ना कि एक राजा का दूसरा राजा से मत नहीं मिला और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम लोग जयचंद और हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी देखे थे कि उनका आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे से वो युद्ध रहते थे या एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे, और इसी का फायदा किसको होगा, मोहम्मद गौरी को होगा। तो सबसे पहला तो बोला गया आंतरिक कलह एवं संघर्ष में लिप्त। यहाँ के शासक जो है आपसी मतभेद में और लड़ाई झगड़ा में क्या थे, लिप्त थे, है ना, एक दूसरे में से उलझे हुए थे लड़ने में। अब दूसरा चीज है कि इसके साथ साथ क्या था, एक चीज यहाँ के राजाओं या शासकों में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मतलब यहाँ पे भारत के जो शासक थे वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को ऊपर रखते थे और देश का जो बात होता था उसको नीचे रखते थे। इसका सिंपल सा उदाहरण आपको जयचंद से मिलता होगा, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया था कि जयचंद चाह रहा था कि मोहम्मद गौरी यहाँ पे आक्रमण करें, वो पृथ्वीराज चौहान को हराए और उसके बाद हम जो है अजमेर में या दिल्ली पे कब्जा कर ले। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, राजा बनने का, बड़े साम्राज्य का राजा बनने का जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा था जयचंद का, वो इतना ज्यादा हो गया कि वो देश के बारे में ना सोच के अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था। और इसीलिए तो तराइन के दूसरे युद्ध में वो तटस्थ रहता है, और तटस्थ रहने के बाद जो है वो चाहता है कि किसी तरह पृथ्वीराज चौहान हार जाए और हम जो है दिल्ली और अजमेर पे कब्जा कर दें। पृथ्वीराज चौहान तो हार जाता है, लेकिन दूसरी बार जब युद्ध होता है चंदावर का, तो पृथ्वीराज चौहान जैसे है यहाँ पे हारा, उसी तरह से जयचंद भी हारता है। तो उसको बाद में पता चलता है कि जब बाहरी आक्रमण किया गया था उस समय अपने मतभेद को बुला के अगर पृथ्वीराज चौहान को हम साथ दिए होते तो आज ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होता। तो इस तरह से कहा जा रहा था कि भारत में उस समय जब मोहम्मद गौरी यहाँ पे आया था, उस समय आपसी कलह और संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया था, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो देश के बारे में ना सोच के व्यक्तिगत, है ना, लाभ के बारे में क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। और यही यहाँ पे, है ना, आक्रमण करने का गौरी का ये क्या था,
पर्याप्त निमंत्रण था। तो गौरी जो भारत में यहाँ पे आक्रमण करने किया, वो उसका जो कारण था वो यही था कि यहाँ के राजा जो है आपसी मतभेद में उलझे हुए थे, आपसी लड़ाई झगड़ा में उलझे हुए थे और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में वो इतने ऊंचे उठ चुके थे कि देश का महत्वाकांक्षा को या देश को वो क्या कर लिए थे, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नीचे रखते थे। तो ये यहाँ पे आमंत्रण नहीं लिखा है, आगमन नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, निमंत्रण। तो होता है ना कि आपके मेहमान, जैसे कि आप घर में हैं तो हम कहते हैं कि मेहमान का आगमन हो गया, तो कभी कभी क्या होता है मेहमान बिन बताए हुए भी आ जाते हैं, तो उसको हम आगमन कहते हैं। लेकिन निमंत्रण कब होता है, जब आप किसी को ऑलरेडी है ना डेट तारीख देख के बुलाते हैं, तब उसको हम निमंत्रण करते हैं। आजकल शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो आपको कार्ड मिलता होगा, निमंत्रण कार्ड मिलता होगा, तो आपको 25 तारीख को अगर बुलाया गया होगा तो आप 25 तारीख को जाते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया, निमंत्रण। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी आया नहीं, इसको क्या किया गया, बुलाया गया, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली। यहाँ तक भी बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि यहाँ जयचंद जो है मोहम्मद गोरी को क्या किया था, यहाँ पे बुलाया था और बोला था कि पृथ्वीराज चौहान को हराओ, हम यहाँ के है ना संपत्ति में से कुछ संपत्ति जो है तुमको देंगे और यहाँ का राजा जो है हम खुद बनेंगे। लेकिन यहाँ का संपत्ति को तो लूट के जाता है और खुद जो है वो यहाँ अपने ही शासक को यहाँ पे छोड़ के जाता है, ना कि जयचंद को यहाँ का राजा बनाता है। तो जयचंद जो सोच की उसको बुलाया था, वो सोच उसका क्या हो जाता है, रखा रह जाता है। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कभी भी हमें है ना, इससे क्या सीख मिलता है, यही ना हम इतिहास से यही सब सीख रख रहे हैं ना कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आपका इतना ऊपर नहीं हो जाना चाहिए कि आपके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते जो है वो देश का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले इसका सिनॉप्सिस को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या हम लोग जो है 700 से 800 शब्दों में हम लिखेंगे इसका आंसर को, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका आंसर राइटिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं क्या लिखा जाना है या क्या डिमांड है वो पता चल गया होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि देश में किस तरह के आंतरिक कलह चल रहे थे, किस तरह राजा जो है आपस में लड़ रहे थे, इन सब का उल्लेख बताना है। दूसरा चीज है आपसी कलह का क्या कारण था वो आपको बता देना है, और उसके बाद बता देना है कि यही सब के कारण जो है मोहम्मद गोरी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, आता है और आक्रमण करके यहाँ के राजाओं को पराजित करता है। तो चलिए इसका शुरुआत कैसा होगा, ये सारा चीज हम यहाँ पे पढ़ देते हैं सिनॉप्सिस में, फिर इसका आंसर राइटिंग करेंगे। सबसे पहले दिया है राजपूती, यहाँ पे हम लोग पहला इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, राजपूती पराक्रम के बारे में बताएंगे कि राजपूत जो है ना जब युद्ध भूमि जाते थे तो अपने प्राण को एक तरह से कहिए निछावर करने के में भी वो है ना पीछे नहीं हटते थे, मतलब प्राण है ना वो देने से भी पीछे हटते नहीं थे। लेकिन फिर भी इस तरह की प्रवृत्ति होने के बाद भी उनका साम्राज्य जो है विदेशी हाथों में चला गया। इसके पीछे का कारण जो था वो आंतरिक कलह था, और आंतरिक कलह का जो आधार था वो सामाजिक, राजनीतिक और क्या था, धार्मिक था। तो देखिए आंतरिक जब मतभेद बढ़ जाता है ना तो आप कितने पराक्रम है उससे कोई लेना देना है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो इतने पराक्रमी राजा थे लेकिन फिर भी वो पराजित हुए, क्यों, क्योंकि जयचंद उसका साथ नहीं देता, या बहुत सारे ऐसे परिस्थिति बनते हैं जिसके कारण जो है वो पराजित वहां पे होता है। तो इस तरह से एक पराक्रम राजा भी पराजित हो सकता है अगर आपके है ना बीच ही अपने ही बीच है ना क्या हो, विवाद ज्यादा, कहते हैं ना एकता में क्या होता है, शक्ति होता है कि आपसी अगर मेद में हम देश के लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो पाकिस्तान को, चाइना को क्या हो जाएगा, बहुत आराम हो जाएगा हमारे देश के ऊपर विजय प्राप्त करना। इसलिए कहा जाता है जब देश का बात आता हो तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। राजनीति के बारे में यहाँ पे दिया गया है, राजनीति का क्या कारण होगा, जिसके राजनीति में क्या ऐसा परिस्थिति था जिसके कारण आपसी कलह और संघर्ष बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे राज्य यहाँ पे आ गए थे, और छोटे छोटे राज्य के राजा जो होते थे वो हमेशा चाहते थे कि उनका साम्राज्य जो है वो विस्तार हो, या उनका जो वंश है, जैसे कोई चौहान वंश है तो चाहेगा चौहान वंश पूरे देश में फैल जाए, कोई है ना चालुक्य वंश है तो वो चाहेगा उसका वंश जो है पूरे देश में क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सब कोई अपने वंश के प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे, ना कि पूरे देश के बारे में वो सोच रहे थे। फिर यहाँ पे दिया गया वर्ण व्यवस्था आ गया था। वर्ण व्यवस्था के कारण हम लोग देखेंगे कि कैसे सेना के उच्च पद में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय जा रहे थे, और इस तरह से बाकी वैश्य और शूद्रों के साथ एक तरह से भेदभाव किया गया, और इसके कारण कभी कभी क्या हो रहा था कि वैश्य और शूद्र एक तरह से कह सकते हैं हाईली क्वालिफाइड होने के लिए या योग्य थे, फिर भी वो उच्च पद तक नहीं जा पाते थे। अगर RRR मूवी आप देखेंगे तो देखते होंगे कि कैसे रामचरण जो है एक योग्य व्यक्ति होता है लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है उसको उच्च पद नहीं देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और इसके कारण सेना में कुछ जगह देखने को मिलता है अयोग्य व्यक्ति क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये 100% नहीं है लेकिन कुछ तो है ना, ये भी एक रीजन रहा था। फिर है सामंतीकरण की प्रक्रिया में तेजी, कि क्या करते थे मंत्री जो है उन सबको छोटे छोटे जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था राजा, और जैसे राजा कमजोर होता था वही सामंत जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। तो इस तरह से छोटे छोटे राजाओं का यहाँ पे उद्भव हो गया, और जब छोटे छोटे राजाओं का उद्भव होगा तो है ना केंद्र का पावर कमजोर हो जाएगा, केंद्र का पावर कमजोर हो जाएगा तो कोई भी आपस में बाहर से आएगा, लड़ेगा और आपके साम्राज्य को जीत लेगा। तो इस तरह से सेना की नवीनता पे ध्यान ही नहीं दिया गया, कि जो प्रारंभिक ढर्रे पे चल रहा था सेना उसको हम है ना उसी तरह से चलाते रहे, आधुनिकता की ओर बढ़े नहीं, मतलब नया नया जो हथियार आ रहा था उसको हम जोड़ नहीं रहे थे, और इसके कारण यहाँ पे हार का ये भी एक कारण था।
सामाजिक कारण में वर्ण व्यवस्था को फिर से आप देख लेना है कि कैसे छुआछूत था, इसके कारण समाज में एक शोषित वर्ग आ गया था और इसीलिए जब बाहरी आक्रमण यहाँ पे आएगा तो हो सकता है, ऐसे भी बोल रहा था कि यहाँ का राजा भी हमारे ऊपर शोषण कर रहा है, बाहरी राजा भी शोषण करेगा, तो हम क्यों लड़ने झगड़ने जाए, है ना। तो इसलिए बहुत सारा ऐसा कंडीशन भी आपको देखने को मिला है कि कुछ शोषित वर्ग जो है वो राजा का सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर है अपने को हमेशा श्रेष्ठ समझना, कि यहाँ के राजा अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ ही समझे। देखिए पृथ्वीराज चौहान का जब आलोचना किया जाता है तो उस समय आलोचना ये भी कहा जाता है कि जब दूसरा युद्ध हुआ था उस समय वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। तराइन का प्रथम युद्ध को जीतने के बाद इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उसमें आ गया था कि वो उनको लग रहा था कि जब दूसरी बार भी अगर मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तो हम आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है उनको ले डूबता है। तो ये भी है कि अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर किसी तरह का परिस्थिति, बुरा परिस्थिति आ गया तो हम कैसे उससे लड़ सकते हैं। तो कहा जाता है ना, कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो गलत रहता है। तो इस तरह से विदेशी संपर्क हम लोग या तो कम रखे थे या तो नहीं रखे थे, उसके बारे में हम लिखेंगे कि विदेश में क्या हो रहा है उसका कोई अता पता नहीं। जैसे आप समझिए भारत के बारे में आप खाली जान रहे हैं कि विदेशी संपर्क, चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है ना, सीरिया में क्या हो रहा है, ईरान है ना कैसे इजराइल पे आक्रमण कर रहा है, इजराइल है ना ईरान पे आक्रमण कर रहा है। अगर ये सब बात से आप है ना अवगत नहीं रहिएगा तो हो सकता है कल ईरान आपके ऊपर भी आक्रमण कर देगा, है ना। तो इस तरह से आपको विश्व के दूसरे हिस्से में क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है ये चीज जानना होगा। आपको अगर पता होता कि ख्वारिज्म का साहब मोहम्मद गोरी पे आक्रमण करने वाला है तो यहाँ का राजा सोचता ना कि मोहम्मद गोरी अब आगे बढ़ेगा तो कहां बढ़ेगा, भारत की ओर। तो अगर इनको पहले से पता रहता कि मोहम्मद गोरी भारत की ओर आगे बढ़ रहा है या बढ़ सकता है तो अपना सुरक्षा का क्या करते, पूरा उपाय करते, लेकिन उससे वो बेखबर थे और उसी का फायदा यहाँ पे मोहम्मद गोरी जो है उठाता है। फिर धार्मिक रीजन दे दीजिएगा कि यहाँ अनेक संप्रदाय थे, वो विभक्त थे, अनेक संप्रदाय में भारतीय समाज विभक्त था, जिसका फायदा जो होता है वो यहाँ पे है ना मोहम्मद गोरी जो होते हैं उठाते हैं। व्यक्तिगत मनोवृत्ति, मतलब व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा था वो इतना ज्यादा हो गया था कि जैसे कि आपको बोला गया देश का जो है ना बात था वो नीचे रह जाता था और व्यक्तिगत लाभ जो है उसको हम लोग या उस समय के कुछ राजा लोग जो है ऊपर में रखते थे। लास्ट में आपको है ना आपको तुलना कर देना है गजनी और गोरी के में कि गजनी भी यहाँ पे आता है, लेकिन उस समय मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना तो नहीं पड़े थे। मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हम कहाँ हेडिंग देते हैं, मोहम्मद गोरी के समय में। तो क्या डिफरेंस था दोनों के बीच में उसको बताते हुए कंक्लूड कर देना है आपका टोटल आंसर को। तो चलिए यहां तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए लगभग 12 मिनट हो गया और 12 मिनट में अभी हम लोग आंसर शुरू नहीं किए, लेकिन अगर इतना चीज अगर आप जान गए तो बहुत आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिखें उसको फटाफट यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि आपको कहा गया सबसे पहले हम क्या बताएंगे, राजपूत जो थे वो बहुत ज्यादा पराक्रम रखते थे, पराक्रमी थे, लेकिन फिर भी आंतरिक कलह के कारण है ना अपना साम्राज्य जो है विदेशी के हाथों में दे देते हैं। तो वही चीज को यहाँ पे लिखे हैं डिटेल में। देखिए राजपूत जाति के लोग अत्यंत वीर और पराक्रमी योद्धा, यहाँ पे वीर और पराक्रमी योद्धा यहाँ पे कि है ना होते थे, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने है ना युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करना भी बड़े सौभाग्य समझते थे। यानी युद्ध के मैदान में अगर चले गए हैं तो अपने प्राण की चिंता नहीं करते थे, बल्कि युद्ध है ना क्षेत्र में अगर प्राणों की आहुति देना भी पड़े तो वो इससे पीछे हटते नहीं थे, मतलब प्राण को त्याग करना वो सौभाग्य समझते थे। तो उस तरह से यहाँ पे लिखा है, परंतु इन गुणों के बावजूद यहाँ पे बोला जाता है वे तुर्क मुसलमानों से देश की रक्षा करने में असफल रहे और उन्होंने देश की स्वाधीनता को विदेशी हाथों में सौंप दिया। तो इतना पराक्रमी होने के बाद भी कहा जा रहा है कि वो तुर्क मुसलमान से हार गए और अपना साम्राज्य जो है विदेशी हाथों में सौंप दिए। तो देखिए इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि एक इंटरेस्टिंग पैदा होना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा था कि इतना पराक्रम होने के बाद भी, पराक्रमी होने के बाद भी ऐसा क्या कलह हो गया था कि ये जो है तुर्क मुसलमान से हार जाते हैं। क्योंकि बोला जाता है ना ट्रेलर अगर इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा तो पिक्चर देखने लोग जाएंगे नहीं। तो आपको इंट्रोडक्शन में ही इतना ज्यादा उत्सुकता है ना क्वेश्चन चेक करने वाले के नजर में ले आना है कि आपका पूरा जो नीचे लिखा गया है उसका वो क्या करे, जांच करे। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको देना है कि उत्सुकता जाहिर करना है कि यहाँ के जो राजपूत राजा थे वो पराक्रमी थे, लेकिन फिर भी आंतरिक कलह के कारण वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं या अपना साम्राज्य जो है दूसरे के हाथ में दे देते हैं। तो वो है ना उत्सुक होगा कि आखिर क्या क्या कलह यहाँ पे रहा होगा जिसके कारण ये जो है अपना साम्राज्य को पराजित कर देते हैं या दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। राजपूतों का पतन किसी कारण है ना विशेष का परिणाम नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों को ने इस दिशा में अपना योगदान दिया। उनकी पराजय का सबसे पहला कारण आंतरिक कलह और संघर्ष था, जिसका प्रमुख आधार राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक था। अब आपका क्वेश्चन के डिमांड में आना है
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड क्या बोला गया है कि आपको बताना है कि क्वेश्चन में आंतरिक कलह और संघर्ष और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, इसी बात में आपको सिमट के रहना है। क्योंकि देखिए हार का बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन कारण आपको यही बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसी चीज को क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको पहला लाइन में लिख देना है कि हार का बहुत सारा कारण था, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था जो कि क्वेश्चन में बोला गया, वो कारण क्या था, आंतरिक कलह और संघर्ष और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। और इस आंतरिक कलह का जो कारण था और संघर्ष का कारण क्या था, तो उसका मुख्य 3 आधार था, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। और इस तरह से हम है ना अलग से भी इसको लिख दिए, क्योंकि इसी पे मेरा पूरा आंसर जो है वो फोकस है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इस तरह से है ना थोड़ा अच्छे से भी आप डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। हम तो सिंपली लिख दिए, आप बड़ा सा डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जो भी आप लिखिएगा इसी 3 पॉइंट पे आप समझाने का प्रयास कीजिएगा। यही 3 आधार था, और 3 आधार पे हम एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरह से यहाँ के लोग जो है आंतरिक कलह और संघर्ष में क्या थे, लिप्त थे, जिसका फायदा जो है मोहम्मद गोरी को यहाँ पे है ना होता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर यहाँ पे धार्मिक। तो राजनीतिक कारण थोड़ा सा बड़ा है, फिर सामाजिक उससे छोटा है, धार्मिक सबसे छोटा है। तो राजनीतिक है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे राजा उभर के आ गए थे, है ना। छोटे छोटे राजा रहेंगे तो एक के पास जो है पावर क्या रहेगा, कम रहेगा, और सब आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, किसी बाहरी आक्रमणकारी को होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आंतरिक कलह और संघर्ष का कौन सा कारण, राजनीतिक कारण। तो तुर्की आक्रमण के पूर्व भारत अनेक राज्यों में क्या था, विभक्त था। इनके शासक अपने राज्य के विस्तार और वंश की प्रतिष्ठा के लिए एक दूसरे से निरंतर युद्धरत थे। तो कहने का मतलब यहाँ के देश जो है अनेक राज्यों में यहाँ पे क्या कर रहे थे, विभक्त थे, और ये इनके विस्तार के लिए और अपने वंश, कोई चौहान वंश है तो चौहान के बारे में बात कर रहा है, कोई गढ़वाल है तो गढ़वाल के बारे में बात कर रहा है, कोई चालुक्य है तो चालुक्य के बारे में बात कर रहा है। कहने का मतलब अपना वंश और अपने राज्य के बारे में ही ये क्या कर रहे थे, है ना, उनके प्रतिष्ठा के बारे में ही सोच रहे थे या उनके विस्तार के बारे में ही सोच रहे थे, और इसी के कारण ये एक दूसरे से क्या थे, युद्धरत थे, जिसके कारण इनमें ईर्ष्या और द्वेष, मतलब है ना कि हम नहीं बढ़ रहे हैं तो तुमको भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। होता है ना कि कभी कभी अगर हम पास नहीं हो रहे तो तुमको भी पास नहीं होने देंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे तो तुमको भी एग्जाम देने नहीं देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ईर्ष्या द्वेष इतना प्रबल हो गया था, ये सारा चीज यहाँ पे बता रहा है कि कलह इतना बढ़ गया था कि बहुत ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष जो है वो बढ़ गया था। अब आगे यहाँ पे बोला जा रहा था कि इसका कारण क्या है, इसको यहाँ पे देखिए विवेचना करना यहाँ पे बोला गया, तो आपको थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। अगर इसका इंग्लिश वर्ड आप बताना भूल गए कि यहाँ वर्ड क्या आएगा, डिस्कस, तो आपको चीजों को डिस्कस करते हैं ना कि आपका जो मत है, सामने वाला का मत है, हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं, तो उसी चीज को आपको बताना होगा कि आखिर ऐसा परिस्थिति क्यों आया, है ना, उस चीज को यहाँ पे बता रहा है। बोलता है हर्षवर्धन ना तथा कुछ हद तक गुर्जर प्रतिहारों के बाद उत्तरी भारत की भी राजनीतिक एकता क्यों समाप्त हो गई, यह एक जटिल ऐतिहासिक प्रश्न है। कि भारत में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक एकता था तब तो यहाँ पे अरब जो है यहाँ पे नहीं आए थे, या सुबुक्तगीन के बारे में भी अंत में हम लोग उल्लेख करेंगे कि जब यहाँ पे जयपाल सुबुक्तगीन के ऊपर आक्रमण करता है तो जयपाल को बहुत सारे राजा लोग जो है वो साथ देते हैं, आनंदपाल को भी यहाँ पे कई राजा लोग जो है उनका सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस समय तक आते आते ऐसा क्या हो गया था कि एक राजा जो है दूसरे राजा को सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, उसको यहाँ पे है ना जानने के लिए कहा जा सकता है। ये एक तरह का क्या प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रश्न है। इस प्रश्न का तर्क संगत उत्तर देने के लिए क्षेत्रीय स्तर के राजवंशों के उदय तथा अस्तित्व के कुछ प्रमुख कारणों को पड़ताल करना समीचीन होगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आप सवाल पूछे, जैसे डिस्कस में होता है ना कि हम डिस्कस करते हैं चीजों को, है ना, क्या कहते हैं, वाद विवाद के जैसा। तो यहाँ पे सबसे पहले हिस्से में बोला गया कि आखिर आपसी कलह इतना बढ़ गया, उसका क्या कारण हो सकता है, क्या है ना कारण हो सकता है, क्या जो है रीजन था। तो ये जो सवाल है वो एक ऐतिहासिक प्रश्न है, और इसका जवाब देने के लिए हमको कहाँ पे जाना होगा, क्षेत्रीय स्तर के जो राजवंश थे, जैसे चौहान है, यहाँ गढ़वाल है, चालुक्य है, या और भी बहुत सारे राजवंश है, उसका जो उदय हुआ वो कैसे हुआ, वो किस तरह से अस्तित्व में आया, इस चीज को सबसे पहले हमको समझना होगा कि छोटे छोटे राज्यों का आखिर उद्भव कैसे होता है। अगर हम उसका उद्भव और अस्तित्व जो हुआ उनका आया उसको अगर समझ लेंगे तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इनका उद्भव के साथ ही कलह जो है या संघर्ष जो है वो क्या होता है, दिन ब दिन बढ़ते जाता है। चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा जांच पड़ताल यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, अब देखिए कैसे उद्भव हुआ उसको, है ना, यहाँ पे हम बताएंगे। तो वही चीज को हम यहाँ पे लिखे भी है, छोटे छोटे राज्यों का, है ना, उद्भव होना और अपने विस्तार और वंश की प्रतिष्ठा के लिए युद्धरत रहना, ये राजनीति में पहला चीज है। उसके बाद हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखेंगे, सेना उच्च पद पर अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति। तो अभी हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं, छोटे छोटे राज्यों का उदय होना और विस्तार और वंश की प्रतिष्ठा के लिए वो क्या करना, अपने आप को, है ना, मतलब
अपना जो महत्वाकांक्षा ऊपर रखना और देश का महत्वाकांक्षा को है ना, या देश का जो बात है उसको नीचे रखना। इस काल में राजवंशों के प्रशासन, यहाँ पे लिखा गया राजवंशों के प्रशासन तथा राज्य के ढांचे में एक सीमा तक जनजातीय तत्व विद्यमान थे, जो एक लंबे समय से हो रहे सामाजिक वर्गीकरण यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर की प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ छोटे छोटे जो राज्य थे ना, वो जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं 32 जनजाति के बारे में या 33 जनजाति के बारे में, तो ये जो है लगभग कई सारा समानता देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इन दोनों के, इन जनजातियों के बीच विभिन्नता भी देखने को मिलता है। तो उसी तरह से कहा गया है कि इतने ज्यादा जो यहाँ पे राजवंश हमको देखने को मिलते हैं, इनका उद्भव का कारण जो अगर हम देखें तो पता चलता है इनमें, है ना, जनजातीय जो एक तरह से कहिए यहाँ पे इसका गुणधर्म जो था वो विद्यमान था, और ये जो है एक लंबे समय से हो रहे सामाजिक वर्गीकरण का ही एक क्या था, परिणाम था। हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल से ही, है ना, वर्ण व्यवस्था यहाँ पे आ गया था। तो ये सब का परिणाम था कि यहाँ छोटे छोटे जो राजवंश है वो उभर के यहाँ पे आएंगे और हमेशा वो अपने ही राजवंश के या अपने राज्य के प्रतिष्ठा का क्या करेंगे, बात करेंगे। वंश विशेष या समान जाति, कि हम चौहान वंश के तो चौहान है ना, जैसे चालुक्य है तो चालुक्य है, इस तरह से यहाँ पे है वंश विशेष के लोग ही राज प्रशासन तथा सैनिक शक्ति के आधार थे। कहने का मतलब एक ही वंश का जो व्यक्ति होगा सैनिक में जाएगा या राजा बनेगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, जो जनजातीय चेतना का एक अंग है। इसके कारण अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए वो युद्ध में प्राण निछावर कर देते थे और एक दूसरे के राजवंश के अधीन उन्हें रहना अपमान स्वरूप समझते थे। कहने का मतलब है कि अगर हम चौहान है तो गढ़वाल के अधीन नहीं रहेंगे, गढ़वाल है तो चौहान के अधीन नहीं रहेंगे, चालुक्य के अधीन नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हर कोई यहाँ पे चाह रहा था कि उसका वंश का प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसी दूसरे वंश के अधीन रहना नहीं चाह रहा था, है ना। चाहे कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर आ जाता है तो भी वो चाह नहीं रहा था कि हम जो है वो दूसरे राजा के अधीन रहे, है ना। तो ये सब, है ना, आंतरिक क्या थे, कलह के कारण थे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे वर्ण व्यवस्था के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आना दूसरा जो हम लोगों का हिस्सा है वो क्या है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताना है, जिसके कारण सेना के उच्च पदों पर अयोग्य व्यक्ति यहाँ पे रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ ही वर्ण व्यवस्था के, है ना, दोस्त राज्य को एक स्तर पर खोखला कर रहे थे। प्रशासन तथा सेना में उच्च पदों, है ना, पर ब्राह्मण तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गई थी। कहने का मतलब है कि उसका ही बेटा अगर ब्राह्मण है या क्षत्रिय है तो उसी का बेटा भले तनी मनी वो क्या रहेगा, अयोग्य रहेगा, तो भी उसी को उसी के पद में, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं ना, बस वही समझ लीजिए। और इसके कारण कुछ अयोग्य लोग जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और अगर सेना में अयोग्य लोग आ गए तो फिर आपको युद्ध के मैदान में तो हार का सामना करना ही पड़ेगा। इससे एक और तो अन्य वर्ग तथा जाति के लोग राज्य के प्रति उदासीन हो गए। आप मान चलिए आप योग्य हैं और योग्य होते हुए भी आपको उच्च पद नहीं मिल रहा है और कोई व्यक्ति केवल जाति के आधार पे, है ना, क्या कर रहा है, उच्च पद को, है ना, प्राप्त कर रहा है। तो एक तरह से उदासीनता आता है कि ठीक है लड़ रहा है, लड़ो मरो, है ना, तुम्ही लोग को सब पद लेना है तो ठीक है तुम लोग लड़ो, है ना, और वहां पे अपना पद को बचाओ। तो इस तरह से कुछ लोग जो हो गए उदासीन हो गए और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति उत्तराधिकार के रूप में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त कर लिए और निम्न वर्ग में संकट के समय राज्य के लिए उत्सर्ग की, है ना, जो भावना थी उसका अभाव देखने को मिला। तो होगा ना, राजा का बेटा अगर राजा बनेगा भले वो कमजोर है तो जनता फिर क्यों सपोर्ट करेगी, कोई आएगा मारेगा जाएगा, है ना। तो ये लोग से कोई लेना देना नहीं था। तो ये कारण एक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे देख लिए। अब हम लोगों का तीसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, सामंतीकरण की प्रक्रिया। चलिए सामंतीकरण की प्रक्रिया को यहाँ पे देखते हैं। आगे बोलता है, अनेक राज्यों के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि क्षेत्रीय राज्यों की तुलना में उनकी आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी थी। अच्छा, वो सामंती वाला इसके बाद होगा, है ना। अच्छी थी जिसका अधिकांश लाभ उत्पादकों के बजाय राज्य को प्राप्त होता था। बड़ी संख्या में जुझारू सैनिकों के भरण पोषण तथा अन्य प्रशासकीय व्यय के लिए समुचित आर्थिक आधार के अभाव में राज्य का अस्तित्व यहाँ पे विशेष रूप से अनवरत संघर्ष के युग में कायम रह पाना संभव नहीं था। फिर आगे देता है, राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया ने भी बड़ा योगदान दिया। एक केंद्रीय राज्य के अंतर्गत अनेक सामंत तथा इनके नीचे क्रमिक रूप से अन्य छोटे छोटे यहाँ पे सामंतों का अस्तित्व आया। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर केंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। मान के चलिए अभी हम लोग क्या बोलते हैं, संघीय शासन है, यहाँ राज्य को अगर ज्यादा पावर दे दीजिएगा ना तो राज्य के मुख्यमंत्री ही इतना ज्यादा, है ना, मतलब प्रधानमंत्री का बात को मानेंगे ही नहीं। तो इस तरह से क्या होगा कि कोई बाहरी आक्रमण होता है तो हर राज्य का अपना अलग अलग फैसला होगा और इस तरह से हो सकता है कि हम लोग बाहरी आक्रमण को झेल ना सके। लेकिन अगर केंद्र मजबूत रहेगा तो एक साथ सब मिलकर क्या करेंगे, निर्णय लेंगे
और इस तरह से बाहरी आक्रमण को आराम से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यही होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे सामंत जो है उनके हाथों में ये क्या चला गया, पावर, और इसीलिए एक दूसरे से ये लड़ते रहे और इसका फायदा मोहम्मद गोरी उठा लेता है। तो बोलते हैं छोटे छोटे सामंत के अस्तित्व का कारण यह था कि महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत तथा भूमि सामंतों के हस्तांतरण कर दी गई। तो हम शुरुआत में ही बोले थे कि छोटा छोटा भूमि, आपको टैक्स के रूप में पैसा नहीं आ रहा, तो आप क्या बोल दिए, जमीन का टुकड़ा दे दिए, बोले उस जमीन से जो भी टैक्स आएगा तुम ही रख लेना। अब जैसे राजा कमजोर होगा उस जमीन को कौन कब्जे में कर लेगा, जिसको है ना दिया गया था, और वही सामंत जो है आगे हो सकता है शासक का भी क्या कर ले, रूप ले ले। तो इस तरह से यहां पे देता है। आगे बोलता है ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना और सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को अधिकतर निर्बल करते थे। क्षेत्रीय, अगर यहाँ पे मान चलिए झारखंड को ज्यादा पावर दे दिया या बंगाल को ज्यादा पावर दे दिया, तो केवल अपने बारे में ये सोचेगा, है ना, दिल्ली के बारे में या पूरे देश के बारे में ये लोग सोचेंगे नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए कहा जाता है केंद्रीय शासन को या केंद्र को क्या रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सामंत को दे दिया गया। तो सामंत केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहा था, बाकी देश का हिस्सा क्या होगा क्या नहीं होगा उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। तो इसे बोलता क्षेत्रीय चेतना को वो ज्यादा देख रहा था और अपना सैनिक शक्ति को वो क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, है ना। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है राजनीतिक विविधता, है ना, का एक विशेष कारण राजपूत राज्यों की सैनिक शक्ति में कमोवेश असंतुलन सा होना था। एक दूसरे को पराजित करने की लंबी प्रक्रिया में यह ज्ञात होता है कि किसी भी राज्य के सैनिक शक्ति की श्रेष्ठता या रणनीति युद्ध प्रणाली में नवीनता नहीं थी। तो आपको देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा था सेना की नवीनता पे ध्यान नहीं दिया गया था, ये चीज का उल्लेख करना था। तो वही चीज है कि आपस में लड़े जा रहे हैं, झगड़े जा रहे हैं, लेकिन सेना में क्या नया अस्त्र शस्त्र जोड़ा जा सकता है इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं कर रहा था। जो चल रहा है सो चलते रह रहा है। तो यही कारण, एक कारण ये भी था कि यहाँ पे मोहम्मद गोरी आता है, बहुत आसानी से इसको जीत लेता है। तो ये राजनीतिक कारण था। उम्मीद करते हैं राजनीतिक कारण में आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको छोटे छोटे राज्यों का उदय होने के बारे में लिखना है, फिर वर्ण व्यवस्था के कारण कैसे सेना के उच्च पदों में केवल एक ही वर्ग के लोग जाते हैं और इस तरह से कुछ लोग अयोग्य योग्य चले गए, जो योग्य छूट गए वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं जब युद्ध होता है तब। सामंतीकरण, है ना, राजा जो है छोटे छोटे मंत्रियों को क्या कर दिया, जमीन दे दिया। अब वो है ना धीरे धीरे उस जमीन पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद वहां पे क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे अपने आप को वहां का शासक घोषित कर लेते हैं, है ना, और वो अपने बारे में केवल छोड़ते हैं। लास्ट में यहाँ पे लिखना था कि सेना जो है उसकी नवीनता के बारे में कभी वो सोचे ही नहीं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका दिया गया है सामाजिक कारण। सामाजिक में यहाँ पे, है ना, सामाजिक कारण यहाँ पे, है ना, में लिखा गया वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको लिखना है। छुआछूत, समाज में शोषित वर्ग का उदय होना जो कि युद्ध के समय राजाओं का साथ कभी कभी नहीं देते। तो चलिए इसको लिख देते हैं। वर्ण तथा जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में बटा था। छुआछूत, उच्चता की भावना तथा भूस्वामियों द्वारा निम्न वर्ग के खेतीहर तथा अन्य श्रमिकों के पोषण के कारण समाज दुर्बल हो गया था। तो कहने का मतलब है अगर किसी को आप वैल्यू नहीं दीजिएगा तो धीरे धीरे जो निचला तबका का आदमी होगा वो क्या होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। और जब भी बाहरी आक्रमण होगा तो कमजोर आदमी कैसे सहायता कर सकता है। तो आप अगर किसी के ऊपर शोषण कीजिएगा तो बाहरी आक्रमण जब होगा तो वो क्यों आपके सपोर्ट में खड़ा करेगा, क्योंकि आप तो खुद उसका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो वही चीज है, शोषित वर्ग में देश या राज्य के विशेष की सुरक्षा अथवा विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध की भावना का होना संभव ही नहीं रहा था। वो बोलेगा कि अभी का राजा है वो भी हमको 4 लाठी मार रहा है, जो नया राजा आएगा वो भी हमको 4 लाठी मारेगा, तो तुम मारो कि नया राजा मारो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने समाज में किसी को भी शोषित नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जब बाहरी आक्रमण होगा तो वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, और होता भी यही है। तो राजपूत में वंश श्रेष्ठता की भावना ने जहां उनमें एक आत्मविश्वास तथा साहस को बढ़ावा दिया, दूसरी ओर उनमें अनेक प्रकार की बुराइयों को भी जन्म देता है। तो कहने का मतलब है राजपूत का, है ना, कहा जाता है कि वो जो है अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। तो इसका फायदा तो दिखा ही दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव यानी दूसरा पक्ष भी देखने को आपको मिलता है। और दूसरा पक्ष यहाँ पे क्या बोलता है कि उनमें एक और आत्मविश्वास और साहस तो बढ़ा, दूसरी ओर उनमें कई बुराइयां आना का जन्म दिया। वो क्या थे, झगड़ालू तथा जिद्दी होते चले गए। इसके अतिरिक्त शराबखोरी, जुआ, बहुविवाह, है ना, स्त्रियों के साथ हीन दशा आदि बुराइयों के समाज को अनेक दृष्टियों के कमजोर बनाती जा रही थी। साथ ही शासक, है ना, यहाँ पे शासक वर्ग की क्षमता तथा चरित्र पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। तो सुरा, है ना, और शराब में कहते हैं ना अपने आप में लिप्त था। वो कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जब मोहम्मद गौरी जो है यहाँ दूसरा तराइन युद्ध के लिए तैयार अपने आप को कर रहा था, सेना जुटा रहा था, उस समय पृथ्वीराज चौहान जो है वो जो है अपने सादे विवाह, है ना, इस तरह से, है ना, के चीजों में वो क्या थे, लिप्त थे। तो इस तरह से यहाँ पे कई बार आरोप राजाओं के ऊपर लगाया जाता है।
तो वही चीज को आप आंसर राइटिंग करते समय यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बोलता है उच्च वर्ग की श्रेष्ठता की धारणा के कारण वे विदेशों से भी समुचित संपर्क स्थापित नहीं करते। कभी कभी होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस कि हमको किसी के बारे में सुनना ही नहीं है कि हम कैसे लिख रहे हैं, आप कैसे, जैसे हम कभी नहीं कहते कि हमारा जो आंसर लिखा गया है वो 100% सही है, क्योंकि जब तक आप दूसरे का विचार नहीं जानिएगा आप कैसे जानिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ है ना आपने सुधार की आवश्यकता है, ये आपको पता नहीं होगा। और वही चीज यहाँ पे होता है। कॉन्फिडेंस अच्छा चीज होता है, लेकिन इनके ऊपर क्या गया था, ओवर कॉन्फिडेंस। अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझते थे और सीखने का प्रवृत्ति जो है या दूसरे देशों के बारे में या दूसरे देशों के राजाओं के बारे में वो कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, इनके जानने में वे बहुत कम रुचि लेते थे, जिनका एक नुकसान जो है आपको यहाँ पे है ना अपने राज्य को सौंप के यहाँ पे या इस युद्ध में हार के साथ आपको देखने को मिलता है। तो वही चीज बोलता है कि देश में पृथकतावादी प्रवृत्ति ने घर कर लिया, समुद्री यात्रा धार्मिक अपराध माना जाता था। अब समझिए समुद्री यात्रा करना भी धार्मिक अपराध माना जाता था, ये सब सारा चीज यहाँ पे दिया गया। तो अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझना, विदेशी संपर्क कम है ना रखना या नहीं रखना, जिसके कारण जो है विदेश में क्या हो रहा है कुछ आता पता यहाँ चलता ही नहीं है, और इसीलिए वो जो है अपने आप को तैयार नहीं कर सकते। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट है जो कि दो इतिहासकार के द्वारा यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले अल बिलादुरी का कथन है, देख लीजिए। हिंदुओं को यह विश्वास है कि वह अन्य कोई भी देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, इसके राजा के समान अन्य राजा नहीं है, उनके शास्त्र के समान कोई शास्त्र नहीं है। यदि वे यात्रा करके अन्य देश के लोगों से मिले तो उनका मत जो है शीघ्र परिवर्तित हो जाएगा। तो बस वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यहाँ के राजा अपने आप को इतना ज्यादा श्रेष्ठ समझ लिए थे कि बोले थे कि विश्व में अगर कोई श्रेष्ठ है तो हम ही है, हमारा सब चीज श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे इनका कहना था कि अगर वो विदेशों के जो ग्रंथ है उनके बारे में, यूनान के बारे में जानते, अरब में जो लिखा गया था उनके बारे में जानते, तो हो सकता है इनके विचारों में और थोड़ा ब्रॉड यहाँ पे ब्रॉडनेस देखने को मिलता और चीजें और भी उनको सीखने को मिलती। तो इस तरह से कहा जाता है हमेशा हमें सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पे श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं है ना आपको क्या होगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसको आप देख भी रहे हैं। तो यही चीज बोला गया कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है इनको ले के डूब देता है ना। अल बरूनी ने कहा अनेक उनके पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे जितने की वर्तमान पीढ़ी वाला। तो कहने का मतलब है ये अल बरूनी बता रहा है आपको है ना, देखने को मिलता है मोहम्मद गजनी के साथ यहाँ पे ये आए थे। तो कहा जाता है कि इस समय जितना वो संकीर्ण सोच रखते थे कि हम जो है हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, ये संकीर्ण सोच इससे पहले नहीं था। इससे पहले लोग जो है विदेशों के जो है ना दर्शन है, शास्त्र है, उसके बारे में जानने या वहां के राजा कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं इसके बारे में जानने में उत्सुक रहा करते थे। ऐसा यहाँ पे अल बरूनी क्या कहना था। तो इससे हमको भी है ना, हमको अभी भी जानकारी या हमको ये जानने को मिलता है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, है ना। चलिए आधा घंटा पार हो गया, लेकिन फिर भी आपको जाना होगा। इस अलगाववादी प्रवृत्ति की वजह से बाहरी देशों के नवीन राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा रण कौशल संबंधी विकास के ज्ञान से भारतीय समाज लाभ है ना लाभ नहीं उठा सका। तो यही होगा ना कि अगर आप आइसोलेशन में रखिएगा, आप क्या लिख रहे हैं आप खुद जानिएगा, किसी दूसरे का विचार नहीं जानिएगा, तो फिर एग्जाम हॉल में हो सकता है आपसे बेटर कोई लिखेगा। लेकिन सब कोई अपना आंसर राइटिंग करके दीजिएगा तो क्या होगा ना, सबका आंसर राइटिंग में क्या होगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कुछ बहुत जो है प्रश्नों का उत्तर लिख के आप जरूर भेजा कीजिए, है ना। तो इसी चीज को बोलता है कि अपने में इतना कॉन्फिडेंस ये लोग आ गया था कि ये लोग जो है ना बाहरी जो डेवलपमेंट हो रहा था, बाहरी विदेश में जो डेवलपमेंट हो रहा था उसका कभी लाभ ये उठा ही नहीं पाए। तो विदेशों से भारत का भारी मात्रा में व्यापार होता था, दूसरी ओर भारत की धन संपदा तथा अन्य बातों का विदेशी आक्रमणकारियों को निश्चित ज्ञान था। तो भारत के बारे में तो विश्व के दूसरे लोग जानते थे कि यहाँ का राजा है ना किस तरह से आपस में लड़ रहा है, यहाँ कितने समृद्ध शास्त्र है, कितना यहाँ धन संपत्ति, इसके बारे में सारा जानकारी था। लेकिन हम लोगों को बाहर के बारे में अगर हो सकता है हम लोग को ये लगता कि है ना अरब पे जाते तो हमको बहुत सारा धन संपत्ति मिलता, या और दूसरे जगह जाते तो हो सकता है यहाँ का राजा अपना साम्राज्य विस्तार के क्रम में कहाँ तक चला जाता, अरब। तो अरब के बारे में हमको ज्यादा जानकारी था ही नहीं, या यूनान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। यूनान का राजा अगर यहाँ पे आ सकता है, मैसेडोनिया, सिकंदर है ना जीते जीते भारत तक, तो यहाँ का राजा क्यों नहीं जा सकता था? क्यों? क्योंकि यहाँ के है ना राजा का प्रवृत्ति यहाँ पे किताब के अनुसार या इसमें आंसर राइटिंग में हम लोग देखते हैं क्यों अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझते थे, विदेश के बारे में वो जानकारी ज्यादा रखते ही नहीं थे, और जिसके कारण जो है वो है ना अपने ही बारे में जान के रह जाते थे कि यहाँ हम जो है सो ही है। विदेश के बारे में अगर उनको पता चलता कि और भी है ना समृद्धि जो है विदेशों में है, तो हो सकता है उसको प्राप्त करने के लिए वो दूसरे राज्यों का या दूसरे देशों में विजय प्राप्त करने के लिए अपना सैनिक अभियान लेके जाते। अल बिलादुरी का उपयुक्त कथन यह
पक्ष भी प्रस्तुत करता है कि हिंदुओं ने अनेक प्रकार के विभेदों के कारण समग्र देश के प्रति जागरूकता का अभाव था। तो यही है ना, समग्र देश के बारे में वो सोच नहीं रहे थे। अब यहाँ पे आंतरिक कलह के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे, जिसका कारण क्या था, धार्मिक। तो धार्मिक में लिखेंगे अनेक संप्रदाय का है ना में विभक्त होना और व्यक्तिवादी मनोवृत्ति के यहाँ पे बढ़ना, और उसके बाद कंक्लूजन में यहाँ पे आंसर को समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, धार्मिक दृष्टि से भी भारत अनेक संप्रदायों तथा उप संप्रदायों में विभक्त था। यहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि 4 वर्ण है, 4 वर्ण के नीचे और भी निचले तबके के 8 भागों में इसको बांटा गया था। धार्मिक क्षेत्र में समन्वयवादी तथा उदारवादी प्रवृत्ति के कारण विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास तथा मान्यताएं यहाँ प्राचीन काल से ही पनप रही थी। भारतीयों की व्यक्तिवादी मनोवृत्ति इन मान्यताओं के मूल में निहित थी। कहने का मतलब है वर्ण व्यवस्था और यहाँ पे जो जाति पाति है, ये सब जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे घर किया हुआ था यहाँ के लोगों के दिमाग में। इस्लामी समाज की एकता भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में असंभव थी। तो हम जैसे कि आपको बताए थे, अरब के आक्रमण के समय वहां पे इस्लाम जब नया नया बना था तो इस समय बहुत ज्यादा मतभेद नहीं हुआ करता था, या जितना यहाँ पे हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है या जितना तबका आपको देखने को मिलता है जाति पाति, उतना इस्लाम में देखने को नहीं मिलता है। तो वहां एक तरह से एकता देखने को मिला था, और उसके बजाय यहाँ जो है लोग जो है आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। आपको बताया भी गया कि उच्च वर्ण के लोगों को है ना सेना का उच्च पदों में दिया जाता था, या उच्च पदों में उसको स्थान दिया जाता था, लेकिन निम्न वर्गों को वहां पे स्थान नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से मतभेद थे। और आपको अरबों के आक्रमण समय भी बताया गया था, जाट और बौद्ध जो है वो किसका सपोर्ट करते हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम का सपोर्ट करते हैं। तो यही सब सारा चीज बता रहा था कि जो एकता इस्लाम में देखने को मिला, वो एकता यहाँ के है ना हिंदू समाज में देखने को नहीं मिला था। दूसरे धर्म द्वारा पोषित कर्म तथा संसार के दर्शन ने अधिकांश भारतवासियों को यहाँ पे क्या किया, दुख के बारे में यहाँ पे दुख यहाँ पे तथा दमन सहने के लिए अव्यस्त बना दिया था कि है ना। आगे हम लोग लिखेंगे नियति है ना, नियतिवादी तथा भाग्यवादी विश्वास के कारण भी वे विदेशी आक्रमण तथा यातनाओं को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते थे, जिसकी वजह से जनसाधारण ने एकजुट होकर उनका प्रतिरोध नहीं किया। मतलब कोई मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो ये नियति में लिखा हुआ है, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, कोई मार दिया तो भाग्य में लिखा हुआ था, ऐसा करके हम क्या कर देते हैं, उसको बात को टाल देते हैं। तो ये भी एक प्रवृत्ति था जिसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हार का सामना करते हैं। चलिए अब इसको निष्कर्ष में लिखते हैं, और निष्कर्ष के साथ आंसर जो है वो खत्म हो आपका हो जाएगा, है ना। निष्कर्ष में आपको तुलना के लिए जैसे कि बताया गया था, यहाँ पे हम लोग गजनी और गोरी के बारे में क्या करेंगे, तुलना करेंगे, है ना, और इस तरह से आंसर को खत्म करेंगे। तो बोलता है मोहम्मद गोरी के पूर्व राजपूत राज्यों की जागरूकता के उल्लेखनीय उदाहरण मिलते हैं, जैसे 1989 में सुबुक्तगीन के विरुद्ध जयपाल को प्रतिहार, चौहान और चंदेल यहाँ पे है ना की सहायता मिलती है। कहने का मतलब है जब मोहम्मद गजनी यहाँ पे आक्रमण, या उस समय के काल में हम देखेंगे, जो मोहम्मद गजनी से पहले एक राजा रहेगा सुबुक्तगीन, तो हम लोग देखे थे जब उसके ऊपर जयपाल आक्रमण करता है तो उसका सपोर्ट कौन कौन करता है, प्रतिहार करता है, चौहान करता है, चंदेल करता है, मतलब एकता का परिचय देते हैं। लेकिन जब मोहम्मद गोरी आता है तो चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का साथ देने वाले जो बड़े राजा थे वो उसके साथ खड़े नहीं रहते। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। 1008 में जब महमूद के विरुद्ध आनंदपाल यहाँ पे आक्रमण कर रहा था, तो उस समय उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, दिल्ली तथा अजमेर के जो शासक थे उस आनंदपाल को, यहाँ पे जयपाल के बाद हम लोग जानते हैं त्रिलोचन पाल, आनंदपाल, वो लड़ रहा था। तो उस समय उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, दिल्ली और अजमेर के शासक उसको सपोर्ट करते, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये कारण रहा था मोहम्मद गोरी के समय यहाँ के है ना शासकों के पराजय का। दूसरा है, किंतु गौरी के काल में हमने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच संघर्ष और कलह को देखने है ना को मिलता है। इसके अलावे बुंदेलखंड में चंदेल वंश, कलचुरी में चेदी वंश, बंगाल में पाल वंश और सेन वंश में आपसी कलह और संघर्ष देखने को मिलता है। सेन वंश आप लोगों को बताया गया था कि कैसे बख्तियार खिलजी वहां पे जाता है और लक्ष्मण सेन को वहां पे क्या करेगा, पराजित करेगा, और वहां पे भी मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करता है। कहने का मतलब यहाँ पे आपसी मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग एकजुट हो नहीं सके, और इसका फायदा जो है मोहम्मद गोरी को यहाँ पे मिलता था। तो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्हीं सब कारणों से मोहम्मद गोरी भारत की ओर क्या होता है, आकर्षित होगा। उसने भारत के राजाओं के आपसी मतभेद और संघर्ष का फायदा उठाया और उत्तर भारत पर क्या प्राप्त की, विजय प्राप्त की। तो इस तरह से उसको एक तरह से यहाँ का जो है ना कलेश था, संघर्ष था, आपसी मतभेद था, वो एक तरह से इन्विटेशन था कि आओ और हमारे जो मतभेद है उसका फायदा उठाओ और यहाँ पे अपने साम्राज्य का स्थापना करो। तो इस तरह से हम इसको लिखने का प्रयास किए। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या लिखे उसको आप छोड़ दीजिए, आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। और भी आपका, हम तो इतना लिख दिए, अब आपको पता चल गया है कि इतना लिखने के बाद किस चीज को रखना है, किस चीज को रखना नहीं। और इसके बाद आप खुद लिखिएगा ना, तो इससे भी अच्छा आपका आंसर क्या होगा,
लिखा जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आप जरूर इसको लिखिएगा, और अगर कोई हमको यहाँ पे टेलीग्राम में भेज सके तो जरूर उसको भेजिए। हम उसको अगर कोई वहां पे मिस्टेक दिखेगा तो बताने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम खुद लिखते हैं ना तो अपना गलती दिखता नहीं है, लेकिन दूसरा कोई देखता है तो उसमें आपका गलती जो है वो कभी कभी दिख जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख के या दूसरे जो प्रश्न दिए गए उसको भी आप लिख के क्या कीजिए, भेजने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।